Hello dear friends, you're most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 18 मई 2020 द हिंदू की एनालिसिस करेंगे। तो उन न्यूज़ का हम एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना की सोच रहे हैं और जो लेना चाहते हैं वो स्टडी IS कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का प्लस प्लेटफॉर्म पर आप बेनिफिट ले सकते हो। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन या अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक एंड मेल भी कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हम 18 मई 2020 द हिंदू। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी, लॉकडाउन आपको पता है सभी को कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। स्टेट्स विल टेक ए कॉल ऑन इन्फेक्शन जोन। ये स्टेट खुद डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा ग्रीन जोन में रहेगा, कौन सा रेड जोन में रहेगा। वो सभी स्टेट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किस क्षेत्र को बाहर निकालेंगे या नहीं। सेंटर अगेन बार बार सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा जो 20 लाख का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज स्टार्ट किया गया था, हमने देखा कि पहले वो MSME के लिए था, उसके बाद माइग्रेंट वर्कर के लिए उसको लाया गया था, फिर एग्रीकल्चर के लिए अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट हुआ। आज के दिन मीन्स जो प्रीवियस डे में है उसमें जो अनाउंसमेंट हुआ हेल्थ के लिए। उसके बाद स्टेट्स पहले केवल 3% उधार ले सकते थे मार्केट से, उनके ऊपर एक सीलिंग थी मीन्स सीमा कि कोई भी स्टेट अपने खर्चे का 3% उधार ले सकता था, उससे ज़्यादा उधार नहीं ले सकता। और लेकिन अब क्या किया गया, इसको बढ़ाकर 5% किया गया है। इसको हम देखेंगे, इसको हम FRBM एक्ट, क्योंकि उसी के तहत ये सभी प्रावधान है तो हम FRBM एक्ट इसके साथ पढ़ेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट आप सभी जानते हो कि विनिवेश। अगर कोई भी कंपनी है गवर्नमेंट की कोई कंपनी में अगर गवर्नमेंट के 50,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 50,000 में से अपना जो भाग है भागीदारी वो कम कर देगी और इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी। तो ये क्या होता है, अगर 20,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर को बांट दे दिया तो विनिवेश कितने का कर दिया, 20,000 करोड़ का इस कंपनी में। मीन्स किसी दूसरे को भागीदारी दे देना क्या है, विनिवेश। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको इन्होंने महानरेगा के तहत निपटाने की कोशिश की है। 40,000 करोड़ टू फंड 30,000 करोड़ पर्सन्स डेज, तो ये इन्होंने किया है महानरेगा। इंडस्ट्री, ये सब सिंपल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट्स का बोरिंग वाला पार्ट। डिसइन्वेस्टमेंट आप सभी को पता है। एंड हेल्थ के लिए थोड़ी सी क्रिटिसाइज किया गया है कि हेल्थ के लिए इन्होंने कोई स्पेसिफिक पब्लिक स्पेंडिंग टू बी इंक्रीज, मीन्स एक पर्टिकुलर पैसा जो है कि GDP का कितना परसेंट यहाँ पर खर्च किया जाएगा, ये सभी इन्होंने नहीं कहा, इसके कारण क्रिटिसाइज किया गया है। एक आर्टिकल भी हम देखेंगे आगे। पेज नंबर 6 पर गेटिंग इंडिया बैक टू द अफगान हाई टेबल, यहाँ से एक आर्टिकल है। यहाँ से सिर्फ हम इतना सा देखेंगे कि यहाँ पर 6+2+1 इस डील का नाम है, जो अफगान पीस डील है। इंडिया को लेकर क्या क्या कंसर्न है, इसको इंडिया की इसमें ऐसे कुछ नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे। यहां पर लेबर राइट्स आर इन फ्री फॉल, तो ये भी हम देखेंगे कि लेबर में यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन थे। आर्टिकल्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, साथ में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। उस इंफॉर्मेशन को हम लिख तो लेते हैं नोट्स बनाते समय, सब अच्छी लगती है हमको, बट एंड द टाइम ऑफ एग्जाम हम उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाते हैं, उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो पिन पॉइंट अगर हमको पता रहे, अगर इसमें से 5-6 पॉइंट हमको पता रहे तो बाद में उनको बार बार रिवाइज करो, उनसे हम आसपास आंसर लिख सकते हैं। तो एक बेटर आंसर लिखने के लिए आपको पिन पॉइंट्स पता होना चाहिए। ज़्यादा मैटर के चक्कर में अगर रहोगे तो फिर वो याद नहीं रह पाता है, हम रिवाइज नहीं कर पाते, बल्कि मैटर बन जाता है, तो उसके कारण फिर बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या क्या बदलाव किए गए हैं उससे संबंधित आज हम अगेन देखेंगे।
उसको कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है। वेयर इज हेल्थ इन दी स्टिमुलस पैकेज, इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है ये कि आपने स्टिमुलस पैकेज लेके आए हैं इकोनॉमी के लिए, लेकिन उसमें हेल्थ कहाँ है? हेल्थ का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे कि हेल्थ के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है। अगेन जब पेज नंबर 9 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एथिक्स का पार्ट। एथिक्स को लेकर हम ये लिख सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट को हमेशा याद रखना चाहिए, अब जब हम सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक कम्युनिटी के बारे में। कॉमर्शियल सेक्स वर्क में स्पाइक केसेस, यहाँ पर जितने भी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें बैन नहीं किया गया था कोविड-19 को लेकर। वैसे लॉकडाउन हुआ था तो लोग मुश्किल से पहुंच पाते यहाँ पर ऐसी जगह, लेकिन ये सभी रेड लाइट एरियाज हैं इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, उसके बाद पुणे, जो बड़ी बड़ी सिटी है, कोलकाता, यहाँ पर सब रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कॉमर्शियल सेक्स वर्क चलता है। वहाँ पर कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसको वहाँ पर नहीं लागू किया था, इसीलिए कहा गया कि केसेस जो बढ़े हैं उसमें इनका भी रोल है। तो कहीं ना कहीं हमें जब भी कोई लॉ बनाएं या कोई भी ऑर्डर पास करें तो हर कम्युनिटी में उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कभी भी जब भी हमारी एक कमी के रूप में आए कि हमने क्या कमी छोड़ी थी, तो हमें ये लिख देना है कि जो इंडिया के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। आने वाले टाइम में कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है तो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक समावेशी विकास कर सकें इंडिया का। यहाँ पर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है इनकी टॉक में क्या है कि इंडिया मस्ट नॉट गिव तालिबान लिजिटिमेसी, मीन्स तालिबान को आप लिजिटिमेसी मत दो, मीन्स उसको जो अस्तित्व है उसको नकारना है, अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना है जब तक कि इंडिया को अफगान जो पीस डील है उसमें ज्वाइन ना करे, इंडिया को उसमें इंक्लूड ना करे, क्योंकि अफगान जो पीस डील हो रही है यूएस अफगान पीस डील, उसमें इंडिया को शामिल नहीं किया जा रहा, तब तक वो बाहर से कभी भी तालिबान को स्वीकार ना करे। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, तो एक पॉइंट कहीं भी हम लिख सकते हैं। उड़ीसा में एम्फन इम्पैक्ट एक जो साइक्लोन आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जब अच्छे से आएगी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो सिर्फ नाम याद रखना है आपको, बाकी ज़्यादा याद नहीं रखना है। 14 नंबर जो वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर जो डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अफगान जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो अशरफ गनी है, साथ में उनके अब्दुल्ला करके एक सेकंड, वहां पर जब चुनाव हुए थे प्रेसिडेंट के, तो यहां पर जो अब्दुल्ला उन्होंने भी शपथ ले ली थी, और जो अशरफ गनी जो मैन प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी शपथ ले ली। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से राजनीतिक जो मतभेद थे और राजनीतिक लड़ाई वो तेज हो रही थी। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि जो अशरफ गनी साहब रहेंगे ये प्रेसिडेंट बने हुए रहेंगे, लेकिन इनको एक काउंसिल है वहाँ पर जो अफगान पीस डील है उसको देखती है, उसका प्रमुख बना दिया गया है, साथ में इनके कैबिनेट का हिस्सा भी रहेंगे। तो अब दोनों ने मिलकर जो एक ब्लॉकेज था राजनीति में, पॉलिटिकल मतभेद थे, उनको इन्होंने दोनों ने सुलझा लिया। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप है अफगान पीस डील के लिए, साथ में ही अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप याद रखना। तो कभी भी आप लिख सकते हो कि जैसे अफगानिस्तान में पूरा 2 महीने ये बड़ी प्रॉब्लम चली दोनों के बीच में, उसकी लास्ट एंड सॉल्यूशन क्या हुआ है, इनको भी इंक्लूड किया गया राजनीति में, पॉलिटिक्स में, साथ में गवर्नेंस में, तब जाकर ये जो ब्लॉकेज था वो हटा है। कभी भी अगर होगा ऐसा एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो अफगानिस्तान का। इसी तरह इंडिया में भी अगर कोई कंसर्न है, इंडिया में अगर कोई ऐसे गुट हैं जैसे नक्सलवाद ये सब, तो उनको या फिर जो इंडिया की स्टेबिलिटी को खराब करना चाहते हैं उनको भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या टॉक है या डायलॉग है उसमें इंक्लूड किया जाए, और साथ में उनको भी गवर्नेंस में भागीदार बनाया जाए, तब जाकर वो भी अपनी जो एक गलत रास्ता है या वायलेंस का जो रास्ता है उसको छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे आपको इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं हो जाए कि डायरेक्ट उसको कहाँ यूज करना है। जब आप न्यूज़ पढ़ते हो डेली तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जिनको आपको इंटरलिंक करना रहता है दूसरी जगह, और ये आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कहा था कि रिसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप,
इसमें 10 एशियन के देश प्लस 6 उसके साथ एफटीए पार्टनर्स थे। वहां पर आप एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाली कि रिसेप में अभी 15 देश है, ये ठीक है, बट जो एशियन कंट्रीज है उसके साथ 6 देशों का एफटीए हो रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें इंडिया अभी भी शामिल है। अगर प्रेजेंट में भी 2020 में भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसेप मीन्स जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ कौन से देशों का एफटीए हो रखा है, तो उसमें इंडिया इंक्लूड होगा। अगर यह क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रिसेप का कौन सा पार्ट है देश, तो इंडिया उसका रिसेप का पार्ट नहीं है, लेकिन एफटीए का पार्ट तो अभी भी है। तो याद रखना, मीन्स जो 10 एशियन देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही इंडिया का हो रखा है, लेकिन कुछ देश थे। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं यहीं बता देता हूँ आपको, रिसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें 10 एशियन देश प्लस 6 एफटीए, जिसमें चाइना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडिया, ये सभी देश हैं। यहां पर चाइना, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, 6 देश। हमारा जो इंपॉर्टेंट है, हम इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन पूरे 16 देश के साथ होना है, लेकिन इंडिया का पहले से ही इन 10 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया का जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया का साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इंडिया का किस किस के साथ नहीं है? इंडिया का चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है और न्यूजीलैंड के साथ नहीं है। इन तीनों के कारण ही प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो 12 देश हैं उनके साथ ऑलरेडी एफटीए हो रखा है। तो जो बाकी 3 बचे उन्हीं को लेकर मेन मुद्दे बचे हुए, चाइना को लेकर, न्यूजीलैंड को लेकर और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनके कारण स्ट्रेस आ सकता है। तो यहां पर सीधा हो जाएगा आंसर कि कौन से किसके साथ एशियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यूएसए का नहीं है, इंडिया का है, जापान का है, चाइना का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये जो ऑप्शन है वो आप क्लियर कर लेना। तो 18 आज स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर स्टेट्स बोरोइंग लिमिट, द हिंदू के पेज नंबर 1। स्टेट्स बोरोइंग लिमिट मीन्स क्या होता है? जब कोई भी स्टेट है, राज्य है, उसका जो खर्चा है वो अगर ज़्यादा हो गया उसकी आय से, तो जब एक खर्चा हो गया ज़्यादा तो इसको कहाँ से हम लेंगे? उधार। तो इसको उधार लेकर राज्य सरकार इसको उधार लेकर पूर्ति करती है। और वो कितना उधार ले सकती थी? मीन्स केवल 3% पहले। मीन्स वो अपने जो आय थी उससे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर सकता था? केवल और केवल 3%। और इसी के कारण प्रॉब्लम आ रही थी स्टेट्स को कि कोरोना वायरस को लेकर हमको खर्चा ज़्यादा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से हम उधार लाएं? तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिसीजन लिया है कि जो 3% की आप बोरोइंग ले सकते थे, इसको बढ़ाकर हमने 5% कर दिया। मीन्स अब आप अपने खर्चे का, जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करते थे 3% पहले, अब आप खर्चा कर पाओगे 5%। और ये किससे डिसाइड होती है? स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी जो कीमत रहती है उसका 3%। इसमें भी जो 5% बढ़ाया गया है, 3 से 5, इसमें से अनकंडीशनल है कि आपको कोई रिफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे उसके लिए। तो क्वार्टर मीन्स 1/4 क्या है? अनकंडीशनल। बाकी जो बचा हुआ है वो आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको जो बोला गया है कि आपको कहाँ कहाँ सुधार करना है पर्टिकुलर एरिया में, तभी आप उसको जाकर यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो ये लिमिट है ये एफआरबीएम एक्ट में है, एफआरबीएम एक्ट 2013। इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एफआरबीएम एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जो अप्रैल है, 11 अप्रैल, तब भी ये न्यूज में आया था, द हिंदू के पेज नंबर 10 पर। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है जो इंडिया के किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 2003 में पारित हुआ था। इसका काम था राजकोषीय स्तर पर जवाबदेहिता, मीन्स अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स हो सकता है कि प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट हो वो इतना ज़्यादा खर्च कर दे कि आने वाली गवर्नमेंट पर पैसा बहुत बर्डन आ जाए। तो इसको कैसे रोका जाए, उसी के लिए गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बनाया गया। और इसमें टारगेट किया गया कि 2008-9 में हम जो फिजिकल डेफिसिट है, मीन्स जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा अगेन क्या होता है? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो और आय कम हो, तो ये जो जितना अंतर है उसी को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा।
जीडीपी का 3% हो सकता था, मीन्स जीडीपी अगर 100 रुपए की है तो आप एक्स्ट्रा खर्चा कितना कर सकते थे, 3%। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कितना होना चाहिए, 0%। रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड रेवेन्यू रिसीट्स मीन्स जो राजस्व खर्चा और राजस्व आय, अगर ऐसा है उसमें जो अंतर है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, यहां पर ना तो गवर्नमेंट की संपत्ति का निर्माण होता है, ना ही गवर्नमेंट की यहां पर उधारियां चुकती है। जो रिवर्स जो रेवेन्यू रिसीट्स है, यहां पर ऐसी प्राप्तियां गवर्नमेंट को होती है जिससे ना तो गवर्नमेंट उधार लेती है यहां पर, ना ही गवर्नमेंट को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ती है। जैसे किराया ले लिया, कोई फीस लगा दिया, फाइन लगा दिया, ये सभी सर्विस में जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास वो क्या है, राजस्व आय। एक होता है राजस्व खर्चा, जहां पर गवर्नमेंट की कोई संपत्ति निर्माण नहीं होती है, जैसे लोगों को सब्सिडी दे दिया। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया था जब फिजिकल डेफिसिट प्रीवियस क्लासेज में बताया था, तो उसको थोड़ा सा याद रखना। तो फिजिकल डेफिसिट निकालते टाइम क्या क्या ध्यान रखा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008-9 में क्या हुआ, हमने टारगेट बनाया, लेकिन 2008-9 में अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, अमेरिकन आर्थिक मंदी, तो हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, 2016 में एनके सिंह साहब जो 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बनाई गई कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए। 2017 में उन्होंने रिपोर्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, सिफारिशें कि जो राजकोषीय घाटा है वो 2019-20 तक 3% पर आना चाहिए, 2022-23 तक वो 2.5% पर चला जाना चाहिए जीडीपी का। लेकिन अगर हम सही में देखें प्रेजेंट में हो क्या रहा है कि 2019-20 में हमने टारगेट किया था 3.3 का बजट एस्टिमेट, लेकिन एंड हुआ हमारा किसके साथ, 3.8, क्योंकि 0.5 का जो अंतर है वो हमने यूज कर लिया किसमें, एस्केप क्लोज। तो एस्केप क्लोज क्या होता है वो भी देखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए इन्होंने बोला कि 2022-23 तक ये 0.8% जीडीपी का आ जाए। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मींस जो ऋण लोगे आप, कितना ऋण ले सकते हो जीडीपी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है 40% अपने टोटल खर्चे का, और स्टेट गवर्नमेंट्स 20%, और टोटल जीडीपी का दोनों मिलाकर कितना ले सकते हैं, 60%। मीन्स अगर जीडीपी 100 रुपए की है तो आप उधार उसके ऊपर 60 एक्स्ट्रा और ले सकते हो, मीन्स आप 100 रुपए के ऊपर 60 रुपए उधार ले सकते हो, ये इन्होंने कहा। स्टेट फिजिकल जो लिमिट है कि स्टेट्स कितना राजकोषीय खर्चा कर सकते हैं, तो हर स्टेट अपना जीडीपी का 3% उतना एक्स्ट्रा खर्चा कर सकता है। तो यहां से ये लिमिट लगी है जिसको बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया, 5%। इसीलिए एफआरबीएम एक्ट से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार ये पूरा न्यूज में रहा है एफआरबीएम एक्ट, एस्केप क्लोज हमेशा यूज में रहा है। गवर्नमेंट ने 2019-20 का जो बजट था उसमें टारगेट किया था 3.3 का, 3.5 एक्स्ट्रा किया क्योंकि बढ़ा दिया गया, क्योंकि एस्केप क्लोज है उसके कारण इन्होंने जो 0.5 का इनको एक्स्ट्रा मिला हुआ था बेनिफिट उसको उठा लिया। अब ये एस्केप क्लोज है क्या, पहले ये देखते हैं। गवर्नमेंट ने अगर राजकोषीय घाटा फिक्स कर रखा है कि इससे ज्यादा ना हो, 3% हो या 3.5 हो, उसमें 0.5% का विचलन जो है, डेविएशन वो आ सकता है, विचलन आ सकता है। कब आ सकता है, गवर्नमेंट के पास ये छूट रहती है जब युद्ध रहे या प्राकृतिक आपदा आ जाए या अकाल, या गवर्नमेंट जो व्यापक मींस बहुत हाई लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करे, जैसे जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, या ग्रोथ रेट जो है बहुत कम हो जाए। और गवर्नमेंट ने ग्रोथ रेट कम होने का ही एक एग्जाम्पल दिया और गवर्नमेंट ने 0.5% यहां और जोड़ लिया, मींस यहां पर 0.5% बढ़ा लिया। अगेन यहां पर हमने देखा एफआरबीएम एक्ट, अब है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मींस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अमेंडमेंट करने की गवर्नमेंट ने बात की है। उससे पहले जो एडिटोरियल में लिखा हुआ था कि हाल ही में फार्मर्स रिफॉर्म किया गया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया और 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मींस कृषि अवसंरचना फंड या कोष। उसमें फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी कृषक उत्पाद संघ और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो कृषि जो सहकारिता है, उसके बाद रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जो नवाचार हैं, इन सभी को बढ़ाने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। साथ ही में हाल ही में रिफॉर्म क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
मीन्स अब किसान क्या कर सकता है, कोई किसान है वो डायरेक्टली किसी कंपनी के साथ क्या कर सकता है, अपनी फसल को पहले से ही बेचने का एक सौदा कर सकता है। चेंज इन एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और फेडरल लॉ, आपने पहले भी देखा था कि अगर एक किसान है उसने कोई फसल उगाई और यहाँ पर एपीएमसी है तो पहले उसको एपीएमसी में क्या करना पड़ता था, उसकी फसल को बेचना पड़ता था यहाँ आकर, और यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, किसान को एक्स्ट्रा खर्चा, और ये किसी किसान को अन्य किसी व्यक्ति को बेचना चाहे खेत पर ही, खेत के अंदर ही, तो यहाँ पर वो नहीं बेच पाता था। तो अब क्या है, फेडरल लॉ लेकर आएगी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होगा इस लॉ में कि कोई भी स्टेट, कोई भी किसान कहीं का भी हो, कहीं पर भी जाकर अपनी फसल को बिना टेंशन के बेच सकता है। तो एक इंटरस्टेट जो बैरियर था पहले ये था कि अगर महाराष्ट्र में कोई किसान है तो महाराष्ट्र की मंडियों में उसको बेचेगा, बाद में जो थर्ड पार्टी है उसको खरीद कर अन्य राज्य में लेकर जाएगा, मीन्स किसान नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसमें क्या किया गया, इस एक्ट में डीरेगुलेट किया गया है कि जो सीरियल्स है, जो अनाज हैं, दालें हैं, पल्सेज, ऑयल सीड, खाद्य ऑयल, पोटैटो, ओनियन, इन सभी का टोटल डीरेगुलेशन की बात की गई है। लेकिन यहाँ जो एक राइटर है उसने किया कि टोटल डीरेगुलेशन किया जाएगा तो उसका ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा, जो स्टॉक लिमिट है उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, तो लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे दुकानों में जितने भी शॉप है, तो इससे हो सकता है कि रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इनका एक पॉइंट था। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमने कल भी इस पे बात की थी कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेज हैं, इससे फूड प्रोसेसिंग बढ़ने के चांस है, इससे जितने भी कोल्ड स्टोरेज है वो बढ़ने के चांस है, और इससे किसानों को फिर फायदा एटलीस्ट होगा। इंडिया एंड अफगान टेबल, द हिंदू पेज नंबर 6। यूएसए और अफगान पीस डील चल रही है जिसमें 6+2+1 देश शामिल किए गए हैं। 6 देशों में चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। मीन्स ये कहा गया कि ये जो देश वो है जो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडिया भी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया गया। उसके पीछे सिर्फ अमेरिका ने ये कहा कि इंडिया बाउंड्री शेयर प्रेजेंट में नहीं करता, जबकि पीओके पूरा इंडिया का है, इसलिए पीओके का कुछ पार्ट हमारा अफगानिस्तान के साथ टच करता था, लेकिन अभी नहीं करता क्योंकि अभी वो पाकिस्तान के पास है। तो इसीलिए इसी का बहाना किसने बनाया है, यूएस पीस जो प्रोसेस है अफगानिस्तान को लेकर वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया का हमेशा लेकर कहना है कि ये गलत है। जो सेकंड है दो, वो है यूएसए एंड रसिया, एंड एक है गनी गवर्नमेंट, मीन्स जो अफगानिस्तान स्वयं है वो, तो अशरफ गनी साहब, उनकी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर हमारे क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, पहले हमने देखा था कि जब तक लेजिटिमेसी मत दो तालिबान को, जब तक इंडिया को इस पीस डील में शामिल नहीं किया जाए। इंडिया का जो रोल है वो अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्टिव है। अब जो एक पॉलिटिकल ब्लॉकेज था वो अटक गया है अब्दुल्ला और अशरफ गनी में, तो क्या करना चाहिए इंडिया को। जो अब्दुल्ला जी हैं, जो सेकंड नंबर के जो भी प्रेसिडेंट थे, जो अभी पीस प्रोसेस में उनको मेन रोल निभाएंगे, तो उनके साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहिए, उनको भी एक मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि अब तो वो गवर्नमेंट का पार्ट है। पहले अशरफ गनी जी की जो गवर्नमेंट थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया था, जबकि दूसरे जो अब्दुल्ला थे उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न है। इसीलिए एक डिप्लोमेटिक वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में बातचीत को आगे बढ़ाए, और जो कंसर्न है दोनों देशों के बीच में उनको दूर कर इस पीस प्रोसेस में शामिल होने का पूरा प्रयास करना चाहिए। साथ में ऐसा नहीं हो कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको रोका जाए। इंडिया ने वहां पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, वहां पर सलमा डैम बनाया है इंडिया ने, मीन्स इसको इंडिया एंड अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। उसके बाद वहां की पार्लियामेंट का निर्माण किसने करवाया, इंडिया ने। तो जब गनी गवर्नमेंट में जब दूसरे अब्दुल्ला जी अगर वहां जाकर गवर्नमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं प्रेजेंट में, तो पार्लियामेंट का पार्ट तो होंगे कैबिनेट, तो पार्लियामेंट एक इंडिया की है, तो इंडिया ने बनवाया है, तो वहां पर आप लेजिटिमेट कर सकते हो कि इंडिया का काफी रोल रहा है वहां पर कंस्ट्रक्शन में, रोड बनाने में रोल है, एजुकेशन ट्रेनिंग या फिर जो आर्मी ट्रेनिंग है उनमें सभी में इंडिया का काफी रोल है। तो इसलिए इंडिया का कंस्ट्रक्टिव रोल है, तो पीस डील में भी इंडिया को शामिल किया जाना चाहिए। लेबर लॉ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 633 रैंक आई है, इन्होंने कहा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले लेबर लॉ क्या हुआ है श्रम कानूनों के साथ, कि कुछ राज्यों में ऑर्डिनेंस लेकर आए, अध्यादेश लाया गया और लेबर लॉ को सस्पेंड किया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब
राज्य में राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों नहीं चल रहे हो या कोई एक नहीं चल रहा हो, अगर सेंटर में पार्लियामेंट नहीं चल रही हो, तो ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन में लॉ बनाया जाता है विदाउट ए लेजिस्लेचर प्रोसीजर। हम जनरली जो लॉ देखते हैं उसमें राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में राष्ट्रपति के पास, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ ऑर्डिनेंस में डायरेक्टली राष्ट्रपति अपनी सिग्नेचर के साथ एक ऑर्डर पास कर देता है और लॉ का काम करता है। तो इसी के द्वारा कई जगह अध्यादेश के द्वारा लेबर लॉ को सस्पेंड किया गया। वर्क के जो आवर थे 12 उसको बढ़ा दिया गया, मीन्स जो 8 आवर थे उसको 12 कर दिए गए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। जबकि कोड ऑन वेजेस 2019 जो गवर्नमेंट ने, जो मजदूरी एक संहिता है, मजदूरी संहिता, उसके तहत इसका हिंदी वर्जन है मजदूरी संहिता 2019 में ये कहा गया, अभी ड्राफ्ट है, मीन्स अभी कच्चा चिट्ठा है ये, उसमें कहा गया कि 8 से हम 9 बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप 12 कर रहे हो, तो वो भी गड़बड़ है। नो ओवर टाइम पे, कई राज्यों में ओवर टाइम जो व्यक्ति करता है उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, कई स्टेट्स में लाइक एमपी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग कमेटी, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया था कि कितना डेली वेजेज होना चाहिए, मीन्स न्यूनतम मजदूरी पूरी इंडिया में कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने 375 रुपये कहा था। लेकिन अगर प्रेजेंट में नेशनल फ्लोर वेज देखे, जनरल जो चल रहा है प्रैक्टिस में, वो देखे तो केवल 176 रुपीज पर डे है, और ये बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तो याद रखना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में द हिंदू के पेज नंबर 7 पर, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है। उसमें क्या है, डिकेड, मीन्स कंप्लीट जो डिकेड है, ये पूरा दशक है, उसमें हमारा जो जीडीपी का 1.15% से ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है किस पर, हेल्थ पर। ये तो बड़ी कंसर्न है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, पुअर क्वालिटी है हमारे यहाँ पर, मीन्स जो गुणवत्ता है हेल्थ स्ट्रक्चर की वो कम है, क्योंकि पैसा ही कम खर्च करते हैं। लिमिटेड रीच है लोगों का, क्योंकि दूर दूर हॉस्पिटल रहते हैं, ज़्यादातर जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में है। इनसफिशियंट पब्लिक प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, मीन जो पब्लिक हेल्थ के लिए जितना पैसा लगना चाहिए, जितने प्रोविजंस होने चाहिए, वो सभी इसी के कारण नहीं हो पाते हैं। हमने पहले भी देखा था कि 65% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इंडिया में, मीन्स 65% लोगों की क्षमता नहीं है कि वो खर्च कर पाए किस पर, हेल्थ पर। लेकिन मजबूरी, हेल्थ के बिना तो मारे जाएंगे, तो ये आउट ऑफ पॉकेट मीन्स उनके जेब में इतना पैसा नहीं है, उसके बावजूद वो बाहर से ऋण लेकर खर्चा करते हैं। इसी के कारण वो ऋण जाल में, मीन्स डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं इसी डिप्रेशन में आने के कारण। इन्होंने कहा कि प्राइवेट में 93 हॉस्पिटल जो इंडिया में है वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और 80 to 85% जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। यहाँ पर आप और क्या सुझाव दे सकते हो, बेस्ट, कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास पहले से ही ये प्रोविजन करवाया जाए कि इतना साल तो आपको सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर में ही करना पड़ेगा। साथ में अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल पर काम करने पर बैन लगा देना चाहिए, या फिर जो काम के अवर्स हैं वो फिक्स कर देना चाहिए। होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपने अच्छे से देखा होगा कि इन लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसी हॉस्पिटल में काम करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन ये यहाँ पर 2 से 3 घंटे देकर जाकर काम करते हैं पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल में। इवन दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो कई पेशेंट है उनको रेफर कर देते हैं कहाँ पर, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उनसे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, आपको आइडियाज डेवलप करना चाहता हूँ मैं, कि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आप समझना। यहां पर इंडिया में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है वो है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सप्लॉइटेशन है, मीन्स शोषण। यहां पर शोषण इस प्रकार से कि यहां पर डॉक्टर जो सर्विस के लिए होना चाहिए वो शोषण कर रहा है किसका, मरीजों का। एक पुलिस जो प्रशासन में होना चाहिए वो शोषण करती है गरीबों का, मीन्स आए दिन डंडे मार दी, या फिर जो अधिकार है उनका। देखो शोषण का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली किसी पर जाकर आप मार काट करने लगे, उसका मतलब ही शोषण हो रहा है। शोषण का मीनिंग होता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है समाज में एज ए सर्विसमैन, अगर आप उसको पूरी तरह नहीं निभा रहे हो तो वो हो गया आपका वो है लोगों का शोषण। अगर डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है मरीजों का, तो अगर मरीज जो पेशेंट है वो उस दर्द को या उस बीमारी को लेकर जी रहा है, तो उसका एक तरह से शोषण कौन कर रहा है, डॉक्टर के कारण उसका शोषण हुआ है। तो ये जो कोर्ट है, अगर कोर्ट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अगर पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं लगभग 3 लाख
लगभग 3 करोड़ केसेस। तो 3 करोड़ केसेस पड़े हैं, तो जो लोग इस न्याय को चाहिए, अगर उनको न्याय समय पर नहीं मिल रहा है तो शोषण हो रहा है। तो ये जो एक्सप्लोइटेशन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सप्लोइटेशन इन इंडिया, वो क्या होनी चाहिए, धीरे 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 खत्म होनी चाहिए। जितनी जल्दी खत्म होगी इंडिया उतना ही तेजी से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। फैमिलीज में जो लड़कियां रहती है, अगर उनका जन्म होता है तो उनका शोषण पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, उनके साथ भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, शोषण। तो समाज में, हमारे देश में जो ये शोषण चला हुआ है एक दूसरे लोगों के ऊपर, अगर वो खत्म हो जाएगा तो इंडिया बहुत तेजी से क्या कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें आपस में शोषण जो है, एक्सप्लॉइटेशन, वो बहुत कम है। तो ये हमको सीखना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। अगेन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हमने पिछली बार देखा था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आपको क्या क्या याद रखना कि वर्ल्ड बैंक की जारी करती है, 63 रैंक इस बार इंडिया की आई है 2019 में। हमें से याद रखना कि जब भी ये ऐसी निकलती है तो यहां पर 2020 लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये अभी तो 2020 कंप्लीट ही नहीं हुआ। जो रिपोर्ट निकलती है वो निकलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, उसके नाम से निकलती है। लेकिन जो रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो 2019 के यहां पर उपयोग किए जाते हैं। तो आप सीधा से याद रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। तो 63 रैंक थी, 10 पॉइंट्स के आधार पर ही निकाला जाता है। मीन्स 10 ऐसे मेन क्षेत्र रहते हैं, उनमें क्या सुधार हुए हैं उनके आधार पर निकाला जाता है। किसी देश में बिजनेस स्टार्ट करना कितना ईजी है, कंस्ट्रक्शन परमिट कितना आसानी से मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कितना आसान है, क्रेडिट मीन्स वहां पर पैसा लेना कितना आसान है ब्याज के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, अगर दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है खरीदने और बेचने के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट का कितना एनफोर्समेंट होता है, कहीं बदल तो नहीं जाती। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, अगर किसी इन्वेस्टर ने प्रोटेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसका कितना प्रोटेक्शन हो रहा है, कहीं सत्यम घोटाला तो नहीं हो जाता देश में। टैक्स, जीएसटी मीन्स टैक्सेज कितना अच्छे से कंप्लाई होता है, उसके साथ ही टैक्स की जो दरें हैं वो कितनी है, टैक्स जमा करवाना कितना आसान है, ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर, उस देश का अन्य देशों के साथ कितना ज्यादा ट्रेड है, इंडिया का बाहर के देशों के साथ कितना ट्रेड है, खुद के वहां पर कितना आयात करता है। एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 मीन्स अगर कोई कंपनी या बैंक का पैसा नहीं चुका पा रही है तो उसकी संपत्तियां कैसे बेची जाती है, कई 50 साल तो नहीं लग जाते बेचने में। तो ये सभी बातें यहां पर दी गई है। अब हम देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। आज हमारा न्यूज डिस्कशन जो था वो तो कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स में आए हुए हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है। अब यहां से देखो, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि कैसे जो रिसेप था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, सीधा सीधा पूछा हुआ था 2016 में, कैसे 2018 में घुमाकर पूछा। अभी फिर देखेंगे 2016 में, देखो इस क्वेश्चन को कितना इजी पूछा है कि कौन जारी करता है, तो सीधा सा हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। लेकिन 2019 में इसी साल इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स का जो डायमेंशन है, टॉपिक्स को लेकर जो क्रिस्पीनेस है यूपीएससी की, वो चेंज हो गई है। तो आप याद रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। मीन्स कौन सा, हमने जो 10 पढ़े थे अभी 10 पॉइंट्स, उनमें से कौन सा ऐसा है जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाते समय यूज नहीं करता। तो हमने देखा टैक्स, पेइंग टैक्सेज, टैक्स था, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट। क्या नहीं था वहां पर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये आप याद रखना, क्या हो गया आंसर यहां पर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो यहां पर आपको पेइंग टैक्सेज वहां पर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी वहां दे रखी है, डीलिंग कंस्ट्रक्शन परमिट वहां दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वहां नहीं दे रखा है। अगेन आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे और कमेंट बॉक्स में आप खुद करोगे कि सही में क्या कहीं ये तो नहीं है। आप खुद रिपोर्ट्स को देखना जाकर कि कहीं ये तो नहीं है, साथ में ये हमने देखा, ये हमने देखा यहां, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तभी आप सही आंसर कर पाओगे। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कर बताओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।